हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों के असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे रीढ़ की हड्डी की समस्या में उसके समाधान के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के ऑर्थो विभाग में बतौर स्पाइन स्पेशलिस्ट पद पर कार्यरत डॉक्टर विशाल वर्मा जी। डॉक्टर वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और बहुत ही बधाई के पात्र भी हैं आप, क्योंकि आपने हाल ही में 3 महीने पहले ही बतौर कार्यभार संभाला है एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट। तो स्पाइन रीढ़ की हड्डी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। और कहते भी हैं कि अगर किसी भी इमारत की अगर नींव स्ट्रांग है तो फिर ही इमारत वो आगे काफ़ी अरसे तक चलेगी। वैसे ही हमारे जो शरीर है उसकी जो ये बुनियाद है और उसकी जो बैकबोन जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी नींव है, वो हमारी स्पाइन है। और आजकल हम सभी की स्पाइन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। और सभी की स्पाइन अगर यूं कहें तो सभी स्पाइन की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो चलिए स्पाइन की रचना करते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे, ये स्पाइन का क्या महत्व है हमारे शरीर में? मैं शुरुआत करना चाहूँगा संरचना से। तो स्पाइन इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इंसान का एवोल्यूशन हुआ है मिलियन ऑफ ईयर्स पे। पहले जो जीव जंतु थे वो 4 टांगों पे चलते थे। जब जैसे एवोल्यूशन हुआ तो इंसान ने 2 टांगों पे चलना शुरू किया। तो उसकी वजह से जो बीमारियां इंसान को हैं वो हमारी जो जिनसे हम एवोल्यूशन में आए हैं उनमें नहीं रहती थी। कुछ एक बीमारियां जो मैं इसकी संरचना के हिसाब से बताना चाहूँगा। तो ये लंबर स्पाइन का मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्टिब्रा हैं जो कि सफ़ेद रंग की हड्डी के रूप में है, तथा बीच में उनके जेली लाइक पदार्थ है, इसे हम डिस्क कहते हैं। और अगर आप अंदर से देखना चाहें तो इसके बीच में एक अंगूठी की तरह का रिंग होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड चलती है। ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से शुरू होती है तथा नीचे L1 वर्टिब्रा पे ख़त्म होती है। L1 वर्टिब्रा से नीचे धागे शुरू होते हैं नसों के, जिन्हें कि काउडा इक्वाइना कहा जाता है। ये सारी की सारी नसें हमारी टांगों में जाती हैं तथा हमारी टांगों को चलाती हैं, जो ये लंबर स्पाइन का मॉडल है। इसी तरह सर्वाइकल स्पाइन में जो नसें निकलती हैं वो हमारे हाथों में जाती हैं तथा हमारे हाथों को नियंत्रित रखती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो ये लंबर स्पाइन की नसें हैं ये हमारे बाउल और ब्लैडर को भी कंट्रोल करती है। तो आप देख सकते हैं कि हम इस स्पाइन की बदौलत ही सीधे खड़े हैं। यही हमारी नींव है तथा अगर इसमें वेट ट्रांसमिशन की वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर बचपन से ही जब हम बात करते हैं बच्चे, तो बच्चे उनकी बड़ी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है कि गर्दन में काफ़ी दर्द है। और जब वो किसी भी डॉक्टर के पास आते हैं, खासतौर पे ऑर्थोपेडिशियन जो सर्जन है, तो उनकी यही पुष्टि की जाती है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपको हो गया है। और कई बार मोटे तौर पे जो डिस्क की प्रॉब्लम है वो आपने बखूब बताई कि जो झिल्ली है इसमें जो आपके 2 मणकों को जो के बीच का जो कुशिंग आपका जो मटेरियल है वो एक डिस्क है। और डिस्क की प्रॉब्लम सभी को पता नहीं ये क्यों हो रहा है। आपसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं लो बैक पेन या स्पाइन की, यूं कहें अगर स्पाइन की जनरल प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं डिस्क के अलावा? डिस्क के अलावा मैं कहना चाहूँगा डिस्क ही सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। डिस्क के अलावा स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, डिस्क के अलावा ट्यूमर हो सकता है। तो शुरुआत में मैं पहली बीमारी जिसे कि हम डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ कहते हैं, जो सबसे कॉमन है, ये ज़्यादातर 50 साल के बाद के लोगों में होती है। इसमें ज़्यादातर जो हमारा जेली लाइक पदार्थ, जो ये डिस्क मैंने आपको बताया अभी, उसमें से पानी की कमी आ जाती है और उसकी वजह से डिस्क की हाइट काफ़ी कम हो जाती है जी। तो जो आसपास की नसें हैं उनमें दबाव आना शुरू हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को हमेशा स्थानीय दर्द होता है। एक स्थानीय दर्द होता है, एक रेफर्ड पेन होता है। तो स्थानीय दर्द मतलब अगर यहाँ की डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ है तो दर्द सिर्फ पीठ में होगा जी।
और जो रेफर्ड पेन है तो वो दर्द आपका नसों के थ्रू आपको पाँव में महसूस होगा। तो पहली बीमारी है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़। दूसरी बीमारी है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क ज़्यादातर यंग एज में होता है। स्लिप डिस्क मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जली लाइक पदार्थ डिस्क से निकल के पीछे की तरफ आ जाता है। कई बार बिल्कुल इसमें कैनाल में आ जाता है, कई बार साइड में आता है। तो साइड में आके जिस भी नस को ये दबाएगा तो उस जगह पे थोड़ा स्थानीय दर्द रहेगा, तथा वो नस जहाँ भी नीचे आपकी पाँव में जहाँ भी वो इनोवेट कर रही होगी, जिस भी मांसपेशी को चला रही होगी, वहाँ पे दर्द रहेगा और साथ के साथ वो मांसपेशी भी थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसका जो हम डायग्नोसिस करते हैं उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर आता है शियाटिका पेन के साथ। पेशेंट कहता है कि मुझे शियाटिका जैसा दर्द हो रहा है। तो पेशेंट को बेसिकली रेडिएटिंग पेन होता है, पीठ में दर्द होता है और वो पाँव में जा रहा होता है। तो हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हम देखते हैं पेशेंट अंगूठा उठा पा रहा है, अंगूठे में कितनी पावर है। पावर को हम ज़्यादातर 5 भागों में तोड़ते हैं, मतलब 5 भाग होते हैं, 5/5, 4/5, 3/5। तो अगर तो पेशेंट की पावर 4/5 है तो हम कहते हैं कि पेशेंट का अंगूठा थोड़ा वीक है, तो मोस्टली L5 नर्व रूट इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर पेशेंट नीचे को अंगूठा पूरी शक्ति के साथ नहीं दबा पा रहा, मतलब 5/5 पावर नहीं है, तो हम कहते हैं कि S1 इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये स्लिप डिस्क मोस्टली L5 S1 और L4 L5 ये 80% लोगों में इन्हीं 2 जगहों पे स्लिप डिस्क होता है। तीसरी बीमारी आती है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ये भी ज़्यादातर 40-50 साल के बाद की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्टिब्रा के जो स्लिप डिस्क होती है वो भी दबा रही होती है, पीछे एक नरम स्ट्रक्चर होता है लिगामेंटम फ्लेवम, उसकी भी मोटाई बढ़ जाती है, तथा साइड में जो ये आप देख पा रहे होंगे फैसेट जॉइंट्स कहते हैं हमें, जो स्पाइन को पकड़ के रखते हैं 2 वर्टिब्रा को, इनमें भी सोजिश आ जाती है और वो भी नस को दबा रहे होते हैं। तो इसका लक्षण क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट कहता है कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, या मैं चलने लगता हूँ तो मैं बस 10 कदम या 20 कदम देने के बाद मुझे बैठना पड़ता है। पेशेंट बैठेगा, 4-5 मिनट आराम करेगा, फिर दोबारा से चलना शुरू करेगा, तो फिर वही साइकिल रिपीट होता रहता है। 10-20 कदम चल पाएगा, फिर बैठना पड़ेगा। ये तीसरी बीमारी है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। चौथी बीमारी है लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर L4 L5 L5 S1 पे ही ये ज़्यादा बीमारी होती है। ये वर्टिब्रा थोड़ा आगे खिसक जाता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ लिगामेंट्स जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, जो इन दोनों वर्टिब्रास को पकड़ के रखते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट को दिक्कत होती है, ज़्यादातर महिलाओं में ये दिक्कत देखी गई है। तो महिलाएं कहती हैं कि मैं खाना बनाने के लिए ज़्यादा देर तक रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती, मुझे बार बार बैठना पड़ता है। और फिर जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है। ये 4 मुख्य बीमारियां हैं जो बैक पेन का 80% बनाती हैं। इसके अलावा हो सकता है इन्फेक्शन में सबसे कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादातर पैराडिस्कल डिजीज़ है, मतलब डिस्क आपकी बची रहेगी, आसपास का वर्टिब्रा को जो टीबी का इन्फेक्शन है वो कुतरता चला जाता है। तो उसकी वजह से भी वो हम एक्सरे और एमआरआई पे डायग्नोज कर सकते हैं। उसमें पेशेंट की भूख कम हो जाती है, पेशेंट को शाम शाम को बुखार आता है, तथा इसके कारण वेट भी घटता है जी। और चौथी जो बीमारी है वो है ट्यूमर होना। तो ट्यूमर या तो प्राइमरी बोन का ट्यूमर हो सकता है या कहीं दूसरी जगह से फैल के आया हुआ हो सकता है। तो ये मुख्य बीमारियां हैं जो स्पाइन की, जिसकी वजह से हमें बैकएक रह सकता है। डॉक्टर विशाल वर्मा जी, चूँकि आपने भी एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और आपका भी जो रूट्स हैं, आपकी भी जो जड़ें हैं वो गांव से ही जुड़ी हुई हैं, और आपने काफ़ी मेहनत कर कर इस डिपार्टमेंट में इस मुकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि स्पाइनल सर्जन हमारे हिमाचल में अभी तक आईजीएमसी में थे नहीं, और आप पहले स्पाइन सर्जन के रूप में यहाँ देखे जा रहे हैं। और आपकी बारीकियाँ जो हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम स्पाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो गांव के परिवेश में हमारे जो बुज़ुर्ग पहले हुआ करते थे, आपने कहा कि स्पाइन की 4-5 तरीके की जो डिज़ीज़ है, तो पहले लोग मेहनतकश हुआ करते थे। काफ़ी लोग जो मवेशी हैं घर में रखे होते थे, जानवर गाय बैल होते थे, खेतों में जाना आना होता था, पेड़ों में चढ़ना उतरना और पीठ पे बोझा ढोना।
तो कभी इस तरह की समस्या आपने भी नहीं देखी होगी शायद, क्योंकि आप भी भली भांति जानते हैं आजकल के सिनेरियो में जब हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ चलना है, और वो भी जो हमारी चाल है बहुत स्लो है, और जो पोस्चर्स, खान पान, कई और चीज़ें हैं, आपसे इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि पहले के लोगों को ये स्पाइन के इश्यूज़ नहीं आते थे, और आजकल अक्सर देखा कि बच्चा भी कॉमन प्रॉब्लम करता है कि मुझे स्पाइन की दिक्कत आ गई। इसका क्या कारण लगता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा चलते फिरते थे, इतने सुख सुविधाएं, कंफर्ट के इतने साधन नहीं थे, कहीं भी जाना होता था तो लोग पैदल ही जाया करते थे। पर आजकल हमारा सारा का सारा आना जाना कारों में हो चुका है। तो एक तो वो बहुत बड़ा कारण है कि एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग वो ना के बराबर हो गई, बिल्कुल ना के बराबर हो गई। दूसरा है स्क्रीन, हम स्क्रीन से चिपके हुए हैं हर वक्त, हम हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहते हैं, कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मोस्टली हमारा जो ज़्यादातर वक्त है वो हमारे गैजेट्स के साथ गुजरता है, जैसे कि फ़ोन या लैपटॉप या टीवी। फ़ोन में भी हमारा पोस्चर जो होता है, हम झुके रहते हैं। मैं एक संरचना के बारे में छोटा सा बताना चाहूँगा। ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन का मॉडल है। तो ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन पीछे को झुका होता है इस तरह से। हमारा शरीर बना है सामने देखने के लिए, सबसे ज़्यादा जो भी कभी भी कोई खतरा होता था तो सामने से अटैक होने के लिए। तो प्रकृति ने हमारे शरीर में ये वाला कर्व, लॉर्डोसिस का कर्व दिया है। जब हम फ़ोन देखते हैं तो ये कर्व आपका काइफोसिस का कर्व हो जाता है इस तरह से। तो प्रकृति की कोई भी चीज़ के अगर हम अगेंस्ट जाएंगे तो वो चीज़ दर्द करेगी। वही चीज़ आपकी पीठ के साथ है। हम एक ही पोस्चर में बैठ के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठे हैं, हमारी पीठ ज़्यादातर अनसपोर्टेड रहती है, हम ऐसे आगे झुक के बैठते हैं। तो ये सारा का सारा जितना भी हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये अनसपोर्टेड रहता है, और इस अनसपोर्टेडनेस की वजह से आप देखेंगे प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद सभी कहते हैं कि मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। तो इस अनसपोर्टेडनेस से बचने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा पीछे, पीठ के पीछे लें और थोड़ा पीछे झुक के बैठें, पीछे बैक को सपोर्ट करके बैठें। ये 3 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चौथा एक ये है कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है जिम जाने का और अपने आप को फिट रखने का, बट कई लोग बिना शरीर को वार्म अप किए बहुत ही हैवी वेट उठा लेते हैं। मैं देखता हूँ ओपीडी में बहुत से यंगस्टर्स आए होते हैं कि जिम किया था, उसके बाद मुझे बैक एक हो गया है। तो ये भी काफ़ी बड़ा कारण बनता जा रहा है बैक एक होने का, कि विदाउट किसी ट्रेनर के आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से हमें आज के ज़माने में ये पीठ दर्द का और कमर का गर्दन का दर्द ज़्यादा होना शुरू हो चुका है। पोस्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। सर्वाइकल करना या पूरी रीढ़ की हड्डी में जो पोस्चर है वो आपका बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए, और उसके बारे में सबको जागरूक रहना, उसका जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक बनता है। जी हाँ जी। तो पहले गाँव में, अब गाँव में जो लोग इतनी मेहनत का सोचते थे बहुत कम रह गए हैं, और इसी तरह से अब गाँव में भी ये जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं तो ये बड़ी कम ही देखी जाती थी पहले, और कुछ होती भी थी तो मांसपेशियाँ इतनी मजबूत होती थी, स्पाइन के जो सराउंडिंग की मांसपेशियाँ होती थी कि वो थोड़ा बहुत जो वेयर एंड टेयर है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और ये साथ में वर्टिब्रास हैं, उनको अच्छी तरह वो सपोर्ट करती थी। तो आजकल जिस तरह से आपने खूब बताया कि हमारा जो चलना फिरना लाइफस्टाइल है हमारा सेडेंट्री हो गया है, और जो एक्सरसाइजेज हैं और जो हैवी वर्क है वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण बनता है आपकी जो इम्प्रॉपर पोस्चर और ये जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड। डॉक्टर विशाल जी, आपने बताया कि स्पाइन के जो और भी जो बड़े इश्यूज़ हैं, आपने बताया कि इन्फेक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, तो ये भी आपने बताया कि हाँ ये भी बड़ा कॉमन है, और साथ ही में ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स के बारे में कई बार अक्सर ये बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसके जो लक्षण हैं वो भांप नहीं पाते हम, और कई लोगों में ये पेन, लोकलाइज्ड पेन के अलावा आप जैसे बता रहे हैं शियाटिका है, या फिर कोई नंबनेस, कई लोगों में इस तरह की भी है कि आपके पैरों में सुनगी, या पेशाब और आपको लेटरिन जैसे आप जब जाते हैं तो उसका कई बार पता नहीं लग पाता। तो क्या वो शुरुआती दौर में वो लक्षण होते हैं जो किसी भी आदमी को जानना बहुत आवश्यक है कि आपको कहीं स्पाइन डिस्क से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड कोई इस तरह की ट्यूमर या कोई ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम तो नहीं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को तंग कर रही है? जी, ट्यूमर और ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादातर सिमिलरली ही प्रेजेंट करते हैं। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इसमें रहती है कि आपको हल्का दर्द रहता है पीठ में, और जो कि बहुत लंबे समय तक, कई बार महीने, 2 महीने, 3 महीने हम उस चीज़ को नेगलेक्ट करते रहते हैं।
साथ में इसके लक्षण होते हैं कि आपकी भूख कम हो जाती है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। शाम शाम के टाइम आपको फीवर वगैरह आता है। बट कन्फर्म ऐसा कुछ भी अगर आपको लगे कि आपको बहुत लंबे समय तक पेन है तो आपको डॉक्टरी परामर्श के लिए एकदम चले जाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का डायग्नोसिस मोस्टली एमआरआई और एक्सरे के बाद ही किया जा सकता है। बट हाँ, जो स्लिप डिस्क है उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही हम काफ़ी हद तक 90% चीज़ें डायग्नोज कर लेते हैं। और शुरू के कम से कम 3 से 4 हफ्ते जब हम पेशेंट हमारे पास आता है शियाटिका पेन के साथ, तो हम उसे रेस्ट की ही सलाह देते हैं, उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। कई बार हम एक्सरे के लिए भी एडवाइज़ नहीं करते हैं ऐसी सिचुएशन, क्योंकि एक्सरे एक्सपोजर भी क्यों लेना है, इट्स रेडिएशन है, इसका भी नुकसान है। अगर 3-4 हफ्ते के बाद भी पेशेंट को दर्द नहीं जा रहा है तो उसके बाद हम पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं, और अगर उसमें हमें कुछ गड़बड़ी लगती है तो हम पेशेंट को फिर एमआरआई के लिए भी एडवाइज़ करते हैं। एमआरआई हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, स्पाइन का बेस है। मतलब आप मोस्टली 95% सारी पैथोलॉजी आप एमआरआई पे डायग्नोज कर सकते हैं। उसमें आप स्लिप डिस्क भी डायग्नोज कर सकते हैं, ट्यूमर और टीबी, ये सभी चीज़ें डायग्नोज की जा सकती हैं। बट सबसे ज़रूरी है समय पे डॉक्टर के पास आना और डॉक्टरी सलाह लेना। तो कोई भी अगर छुटपुट दर्द है आपको और किसी तरह से भी आपको लगता है कि ये 1 महीने से ज़्यादा का इसमें अंतराल हो गया है, तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना आवश्यक बन जाता है। कई लोग इसी की आड़ में सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपने आप ही पेन किलर्स खाना शुरू करते हैं। और गांव में तो ये देखा गया, क्योंकि काम काज इतना होता है कि उन्हें काम करना ही पड़ता है, तो छुटपुट अगर कोई रीढ़ की हड्डी में या गर्दन में दर्द या कोई भी हड्डी, जॉइंट्स या दूसरे शरीर के किसी अंग में भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप काम चलाने के लिए पेन किलर स्वतः ले लेते हैं। और बाद में कई बार ये लगता है कि उनकी किडनियों पे इफेक्ट और या कोई और वो जो एग्रेशन है किसी बीमारी का, वो बहुत ही एडवांस हो जाता है। तो भरपूर भांपें अपने जितने भी लक्षण हैं जिस तरह से बताए गए हैं, और तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो क्या सेल्फ मेडिकेशन, जो मैं बात कर रहा था कि सेल्फ मेडिकेशन आप थोड़े समय के लिए खुद ले सकते हैं, या वो भी डॉक्टरी परामर्श के बाद ही लेना चाहिए? हाँ, आपने सुना होगा क्रिकेटर्स को मसल स्ट्रेन हो जाते हैं, तो उसमें सेल्फ मेडिकेशन में आप जेल लगा सकते हैं। और अगर बहुत मतलब 3-4 दिन में आप सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं। बट इससे अधिक आप अगर पेन किलर्स लेते हैं तो गुर्दे में खराबी आने के चांसेस रहते हैं। पर वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। बट सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर हमेशा डॉक्टरी सलाह ही ठीक रहती है। डॉक्टर विशाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डिस्क जब कई बार लोगों की ख़राब हो जाती है तो उसके कई विकल्प होते हैं। आप बोलते हैं कि अभी सर्जरी करानी पड़ेगी, आप बोलते हैं कि बेल्ट लगानी पड़ेगी, लोग बेल्ट भी लगाते हैं, अपने आप से ही उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। और कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि उन्हें कई कॉकटेल्स भी दिए जाते हैं कि डिस्क को, झिल्ली को बढ़ाने के, जैसे वो कई रूप में हैं, आप समझ रहे होंगे। तो आपका क्या मानना है बतौर एक्सपर्ट की, ऐसी भी कुछ एक दवाई हैं जो आपकी डिस्क को ठीक करती हैं? नहीं, ऐसा डिस्क को ठीक करने वाली दवाई तो नहीं है। बेसिकली बॉडी का अपना मैकेनिज़्म होता है। अगर किसी को भी स्लिप डिस्क एमआरआई पे आता है तो हम 2 से 3 महीने का उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब सिर्फ दवाइयों से और रेस्ट करके हम उसे एडवाइस करते हैं कोई भारी काम ना उठाएं, भारी चीज़ ना उठाएं और आगे झुक के कुछ भी ना करें। तो बॉडी का अपना मैकेनिज़्म होता है कि कई बार जो स्लिप डिस्क होती है बॉडी उसको डिसइंटीग्रेट कर देती है और पेशेंट की जो नस होती है उसके ऊपर से दबाव हट जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ से होता है, वो बॉडी खुद करती है। बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो खुद ही उस डिस्क को उस जगह से हटा देता है। कुछ एक जो घरेलू नुस्खे होते हैं हमारे गांव में भी, आपको भी शायद पता होगा, लोकल लैंग्वेज में कोई टोक बोलते थे, कोई चाणका बोलते थे कि भाई वो स्पाज्म हो गया, फ्रीज हो गए और एकदम ही अकड़ गए। और उस दौरान कई जो कुछ एक किस तरह के एक्सपर्ट्स गांव में होते थे कि जो स्पेशल झटका देते थे और मालिश करते थे। तो आपका क्या मानना, इतनी बड़ी रिसर्च करके आप आए हैं और इतनी बड़ी उपाधि लेके आए हैं, स्पाइन के स्पेशलिस्ट अब आप जाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो पैथी ठीक थी, अभी भी उसको प्रचलन में लाना चाहिए या नहीं? अभी भी बहुत से लोग डॉक्टर को दिखाने से पहले जो परंपरागत मतलब पहले पिता करते थे, फिर उसके बाद उनके आगे बच्चे करते हैं, मालिश और झटका इत्यादि देना, लोग जाते हैं। मालिश तक तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर हाँ झटके की वजह से, जैसे मैंने बताया कि ये झटके की वजह से कई बार वर्टिब्रा खिसकना या वर्टिब्रा नसों में दबाव बढ़ जाना, ऐसा हो सकता है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, बट हाँ पेशेंट को सोच समझ कर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब डॉक्टरी परामर्श ही सबसे बेहतर रहता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप अपनी दर्द को अगर बढ़ा के आ रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। डॉक्टर विशाल जी, हमारे गांव में अक्सर दूर दराज क्षेत्रों में कई लोग बेचारे अकस्मात जैसे किसी भी कार्य से, कहीं पहाड़ों से गिरना या पेड़ों से गिरना, और वो अचानक ही उनकी जो ट्रॉमा होता है स्पाइन को आता है, और कई बार उनके जो लक्षण उस दौरान आते हैं कि वो टांगे खास तौर पर टांगे चलना बंद हो गया। तो उन्हें जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है तो कई बार इनएडिक्वेट पोस्चर में, और कई बार कई चीज़ें पता नहीं होती उस समय, और वो जो पार्शियल या हल्का सा जो ट्रॉमा रीढ़ की हड्डी में होता है वो कई बार गंभीर रूप के तौर पर उस आदमी को अपाहिज बना देता है जीवन भर। तो क्या सलाह देना चाहेंगे अगर कोई इस तरह का वाक्य, इस तरह का वारदात, अगर इस तरह का हादसा कोई अगर कभी हो जाए तो उस दौरान उनके जो अभिभावक हैं या उनके साथ पास के आदमी जो भी व्यक्ति है उसको किस पोस्चर में हॉस्पिटल लेके आना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इस तरह की अगर किसी को भी चोट आ जाए तो टांगे चलनी बंद हो जाएं तो इसका सीधा सा ये मतलब निकाला जाता है कि वर्टिब्रल फ्रैक्चर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आ गया है और उसकी वजह से आपकी टांगे चलनी बंद हो गई हैं। ऐसे में आपको पेशेंट को सिर्फ सीधा लेटाना चाहिए और सबसे बेहतर होता है 108 कॉल कर दीजिए, वो लोग बिल्कुल ट्रेंड होते हैं। बट अगर आपने खुद उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे उसके शरीर को अनियंत्रित रूप से इधर उधर ना जाने दें, पूरी बॉडी को एक लकड़ी की तरह रोल करें ताकि आपका धड़ और टांगे अलग अलग रोल ना हो रही हों। उसकी वजह से क्या होगा कि जो और ज़्यादा इंजरी होनी है सर्वाइकल स्पाइन में या लंबर स्पाइन में वो या डॉर्सल स्पाइन में वो नहीं होगी और पेशेंट जिस न्यूरोलॉजी में है उसी न्यूरोलॉजी में रहेगा। क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में मरोड़ा आ जाता है उसकी वजह से तो फिर आपकी जो न्यूरोलॉजी है वो डिटीरियोरेट कर जाएगी और पेशेंट पहले थोड़ा बहुत हाथ पांव चला भी रहा होगा तो वो जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाएगा। आखिर में एक प्रश्न आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अगर अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना है तो क्या क्या करना आवश्यक? सबसे ज़रूरी तो है आप चलें फिरें, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। दूसरा है आप अपना पोस्चर ठीक रखें, बहुत लंबे समय तक ना बैठें, हर आधे पौने घंटे के बाद ब्रेक लें, अपनी गर्दन को थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएं तथा अपने जो कमर को भी थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा आगे झुकें, थोड़ा साइड में झुकें ताकि आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको आराम मिले। इसके अलावा जो आपका डाइट है वो अच्छा रखें, दूध लें, पनीर लें, अंडे, जो लोग भी नॉनवेज हैं वो अंडा वगैरह लें जिससे कैल्शियम बढ़ता है। और धूम्रपान और ये मदिरापान, क्या ये भी? धूम्रपान से ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है तथा मदिरापान से भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है, उसकी वजह से भी पीठ की दर्द रहती है और जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर विशाल जी, समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर विशाल वर्मा जी जो कि एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के रूप में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के ऑर्थो विभाग में कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दी हुई जानकारी से आपको लाभ मिला होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।